विषय विज्ञान कक्षा 9 में आप सभी का स्वागत है। आज का अध्याय है जैव विविधता एवं वर्गीकरण। आज हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 9 के विज्ञान के अध्याय 1 के जैव विविधता। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। इतने प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं कि कई जीव जंतुओं को तो हम लोग आज तक देखे भी नहीं हैं, और कई जीव जंतु हमें कभी कभी दिखाई देते हैं, और कई जीव जंतु ऐसे हैं जो विलुप्त हो चुके, जिसके बारे में हम लोग अब देख भी नहीं सकते, जैसे डायनासोर। तो वैसे ही हमारे पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी में हमारे पूरा जीव जंतु भरे पड़े हैं, हमारे चारों ओर जीव जंतु है। तो इन सभी जीव जंतुओं को हम लोग समूह में बांटते हैं, जैसे घोड़े के समूह, कुत्ते के समूह, बिल्ली के समूह, नीम, बरगद, जामुन आदि के समूह। तो ये समूह कैसे हुआ? सभी प्रकार के नीम जैसे दिखने वाले पेड़ों को हम लोग बोल देते हैं कि नीम प्रजाति के है। सभी प्रकार के कुत्ते जैसे दिखने वाले जीव जंतुओं को, जिसमें अत्यधिक समानता है और दूसरे जंतुओं से अलग हम लोग उसके अंतर क्या रख सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कुत्ते के प्रजाति या बिल्ली की प्रजाति। तो ये समूह बनते हैं, इसी को ही विज्ञान की भाषा हम लोग अभी प्रजाति बोल सकते हैं। जैसे छोटे छोटे समूहों के सदस्यों में, जैसे कुत्ते के समूह, बिल्ली के समूह की तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि सभी तो लक्षण समान है, सभी के 4 पैर है। सभी समूह में कुत्ते के समूह, बिल्ली के समूह में भी 4 पैर पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी उन समूहों में कुछ तो ऐसे गुण हैं जिसके आधार पर हम लोग अलग कर सकते हैं कि कुत्तों का समूह अलग है, बिल्ली के समूह अलग है, घोड़ों का समूह अलग है, बकरियों के समूह अलग है, ऐसे करके। तो ये इन लक्षण के इस समूह को जो सभी सदस्यों में मिलते हैं, मान ले जाए मैं बकरियों के समूह को अलग कर दिया, तो बकरियों के समूह में कोई ना कोई ऐसे लक्षण हैं जो वो लक्षण सभी समूह, उस समूह के सभी सदस्यों में मिलते हैं, चाहे वो पृथ्वी के कोई भी कोना में हो। तो उस समूह विशेष के लक्षण कहलाते हैं। तो हम उसको लक्षण को क्या बोलेंगे? समूह विशेष के लक्षण। और उन्हीं के आधार पर उस समूह को जाति की संज्ञा दी जाती है। जैसे मनुष्य जो 2 पैरों में चलते हैं, 2 हाथ होते हैं, उन्नत मस्तिष्क होते हैं, तो ऐसे जीव को बोल दिए मनुष्य जाति। और मनुष्य जाति में कौन आएंगे? उसी जैसे दिखने वाले। तो जितने भी मनुष्य पृथ्वी में हैं, जितने भी मनुष्य पृथ्वी में हम लोग कहीं भी जाएंगे, अगर वैसी जीव मिल गया तो उसको हम लोग कौन से समूह में रखेंगे? मनुष्य के समूह में। और उस जाति को बोलेंगे हम लोग मनुष्य की जाति। अब हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं उसका नाम है जैव विविधता। यहाँ पे जैव विविधता इस शब्द के अर्थ को ही देख लेते हैं। जैव मतलब होता है जीवों में, और विविधता मतलब होता है अंतर, वेराइटीज़, बहुत प्रकार के जीव। तो हमारे पृथ्वी में अत्यधिक जीव पाए जाते हैं, बहुत सारे प्रकार के जीव पाए जाते हैं, और सभी जीवों में समानताएं होते हुए भी कुछ न कुछ अंतर है, बहुत सारे अंतर है। इन्हीं अंतरों को, इन्हीं विभिन्नताओं को एक साथ हम लोग बोल देते हैं जैव विविधता। प्रत्येक जाति के सभी सदस्यों में समानताओं के साथ साथ अंतर भी पाए जाते हैं। इन अंतरों को विभिन्नताएं कहते हैं। तो विभिन्नता किसे कहते हैं? प्रश्न आ सकता है देखना इसको, कि अगर मान लिया जाए मैं मनुष्य जाति बस को लूँ, मनुष्य जाति को भी हम लोग पहचान लेते हैं कि ये मोहन है, ये सोहन है, ये राम है, ये श्याम है। तो अलग अलग पहचान पा रहे हैं ना। कोई ना कोई तो अंतर है। किसी की हाथ बड़े हैं, किसी की हाइट ज़्यादा है, किसी का हेल्थ अधिक है, कोई थोड़ा सांवले है, कोई थोड़े ज़्यादा गोरे हैं। इसके आधार पर हम लोग पहचान लेते हैं कि कौन व्यक्ति का नाम क्या है, कौन व्यक्ति क्या है। तो किसी भी समूह में, मतलब प्रत्येक जाति में समानता तो है। उसका भी 2 पैर है, इसका भी 2 पैर है, उसका भी 2 हाथ है, उसका भी 2 हाथ है, उसके भी 2 आँख, उसके भी 2 आँख, उसका भी मस्तिष्क उन्नत, इसके भी मस्तिष्क उन्नत है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो असमानता है, जिसके आधार पर हम लोग उसको व्यक्तिगत रूप से पहचान लेते हैं। इन्हीं असमानताओं को विभिन्नताएं कहते हैं। याद रखना भाई, इन्हीं अंतरों को विभिन्नताएं कहते हैं, वेराइटीज़ कहते हैं। प्रत्येक जाति के सभी सदस्यों में समानताओं के साथ साथ अंतर भी पाए जाते हैं। इन्हीं अंतरों को भिन्नताएं कहते हैं। और विभिन्नताओं के कारण ही एक क्षेत्र विशेष में विविध प्रकार के जीव दिखाई देते हैं। तो किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीवों की विविध प्रकारों को उस क्षेत्र विशेष की जैव विविधता कहा जाता है। याद रखना भाई, जैव विविधता की परिभाषा, किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीवों की विविध प्रकारों को उस क्षेत्र विशेष की जैव विविधता कहा जाता है।
तो अगर हम लोग अपने आसपास देखें तो बहुत से प्रकार के जीव जंतु मिलेंगे और सभी जीव जंतु एक दूसरे से अलग अलग है। सभी जीवों में अंतर पाया जाता है, चाहे वो कोई भी समूह के हो या चाहे वो एक ही समूह के जीव हो, सभी में कुछ ना कुछ विशेषताएं, कुछ ना कुछ अंतर पाया ही जाते हैं। तो उस क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीव जो विविध प्रकार के हैं, उन क्षेत्र विशेष की जैव विविधता कहते हैं। तो जैव विविधता आप लोग समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। अब आगे के अध्ययन करते हैं समूहीकरण एवं वर्गीकरण, ग्रुपिंग एंड क्लासिफिकेशन। तो समूहीकरण एवं वर्गीकरण की प्रक्रिया लगभग एक ही समान है। तो समूह बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई दुकानदार सामान बेचने के लिए रखा हुआ है सामान, तो सब सामान को एक जगह तो नहीं रख देते इकट्ठा, वो अलग अलग जगह एकत्रित करके रखते हैं। जैसे साबुन, जितने भी साबुन है नहाने वाने सबको अलग बनाएंगे, खाने की चीज़ों को अलग जगह रखेंगे, दाल वाला चीज़ है उसको अलग रखेंगे, और जो साधारण सी चीज़ें हैं उसको अलग से रखेंगे, जो इतने भी चॉकलेट वॉकलेट है उसको अलग रखेंगे। मतलब दुकानदार सभी चीज़ों के ग्रुप बनाते हैं और उसको अलग अलग जगह रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि उसको सामान देने में सुविधा हो। अगर कोई कस्टमर आ रहा है, अगर कोई ग्राहक आ रहा है तो उसको सामान देने में सुविधा हो, क्योंकि अगर एक जगह से आप मिला कर रख देंगे सबको तो वो नहीं दे पाएगा। तो इसी के क्रिया को बोलते हैं समूहीकरण। अब वो समूहीकरण कैसे किए? साबुन को कैसे रख दिए अलग? तो साबुन जो नहाने के या कपड़े धोने के काम आते हैं उसको साबुन को अलग रख दिए। वैसे ही जितने भी बिस्किट थे सबको अलग कर दिए, क्योंकि वो सब में गुण है। कौन सा गुण है? सब खाने का काम आता है। तो कोई ना कोई विशेष गुण के कारण उसको अलग अलग समूह बांटे हैं। वैसे ही अलग अलग समूह बांटने के जो प्रयास है उसको हम लोग भी देखते हैं। तो प्लास्टिक हमारे पास बहुत सारे वस्तु है, जैसे मान लीजिए हमारे आसपास देखते हैं, उदाहरण यहाँ पे कुछ दिया है, इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ जोड़ सकते हैं। बुक में दिया है वो तालिका को हम लोग भरेंगे। जैसे प्लास्टिक का स्केल, पुस्तक, पेन, परख नली, लकड़ी का गुटका, लेंस, समतल दर्पण, कांच का टुकड़ा, रबर की गेंद, बल्ला, रस्सी, सुई, लकड़ी का स्केल, पेंसिल, इतना सारा वस्तु है हमारे पास। अब हम लोग को इसको ना अलग अलग समूह बांटना है। तो कैसे बांटेंगे? सब एक साथ रख दिया अलग अलग समूहों में, तो इसको बांटने के बहुत सारे तरीके हैं। तो कुछ तरीकों को देख लेते हैं हम लोग। जैसे एक वस्तु जो लकड़ी की बनी है, तो कौन कौन सी वस्तु लकड़ी की बनी इनमें से? तो लकड़ी का गुटका पहला, तो दूसरा है बल्ला, तीसरा है लकड़ी का स्केल। इस प्रकार लकड़ी से बने हुए वस्तु मिल गया, उसको हम लोग एक समूह में रख लिए। उसके बाद अगला समूह क्या है? वस्तुएं जो लकड़ी की नहीं बनी। तो कौन कौन से वस्तु की लकड़ी नहीं बनी जो बच गए? वो प्लास्टिक का स्केल का पुस्तक, प्लास्टिक का स्केल, पुस्तक, पेन, रबड़ की गेंद, समतल दर्पण, कांच का टुकड़ा, लेंस, रस्सी, सुई, परख नली। ये सब वस्तुएं लकड़ी से नहीं बना है, यही इसके गुण हैं। हम लोग इसको और आगे अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। जैसे वस्तुएं जो लकड़ी की नहीं बनी, इसको हम लोग आगे और बांट सकते हैं अलग अलग में। जैसे कांच से बनी हुई वस्तुएं और कांच से नहीं बनी वस्तुएं। तो मतलब कांच से बनी वस्तुएं और कांच से नहीं बनी वस्तुओं में अगर हम लोग बांटे, तो समतल दर्पण, कांच का टुकड़ा, ये कांच से बना है, लेंस कांच से बना है, तो इस प्रकार ये अलग हो गया। वैसे ही जो कांच से नहीं बना है, तो प्लास्टिक का स्केल, पुस्तक, पेन, रबड़ की गेंद, रस्सी, सुई, परख नली अलग बांट सकते हैं। इसके बाद और आगे बांट सकते हैं रबड़ से बनी वस्तुएं, रबड़ से नहीं बनी वस्तुएं। यहीं पे हम लोग बांट सकते थे कि लकड़ी से बनी वस्तुएं, उसके बाद कांच से बनी वस्तुएं, उसके बाद रबड़ से बनी वस्तुएं, और उसके बाद कागज़ से बनी वस्तुएं। तो इतने प्रकार से हम लोग बांट सकते हैं। तो ये समूहीकरण कर रहे हैं। यहाँ पे लकड़ी का गुटका, बल्ला, लकड़ी का स्केल को एक समूह में क्यों रखे हैं? क्योंकि तीनों का गुण एक ही है। कौन से गुण? कि तीनों लकड़ी से बनी है। तो लकड़ी से बने हैं, ये इसके लक्षण हैं, ये इस समूह के गुण धर्म हैं। इसी के आधार पर हम लोग इस समूह में रखे हैं। तो कोई भी चीज़ को अगर हम लोग अलग अलग समूह बांटते हैं, तो कोई तो गुण के आधार पर हम लोग बांटते हैं। इसी गुण को उसका गुण धर्म बोलते हैं या उसी का आधार बोलते हैं कि किस आधार पे इसको अलग अलग समूह में बांटे हैं। अब आगे देखते हैं कि समूह में वस्तु कैसे बांटे। तो हमने देखा कि समूह की सभी वस्तुओं में कोई ना कोई गुण एक समान होता है, और इसी समान गुण को हम समूह के क्या बोलेंगे? गुण धर्म। ठीक है। जैसे कांच के बने वस्तुओं को अलग कर दिए, तो हम लोग उस वस्तुओं को अलग किए कांच से बने। जैसे समतल दर्पण अलग कर दिए, लेंस अलग कर दिए। तो उसको अलग क्यों किए? क्योंकि वो कांच से बने हैं। तो वहाँ पे उस समूह का गुणधर्म होगा कांच से बने वस्तुएं।
तो रबड़ की गेंद, बल्ला, रस्सी, समतल दर्पण आदि का उपयोग हम खेलने में करते हैं। इसके आधार पर हम लोग उसको बांट सकते हैं कि खेलने में उपयोग गुणधर्म के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पे इस समूह का गुणधर्म क्या आ जाएगा? खेलने के उपयोग। तो हम लोग एक ही समूह को अलग अलग वस्तु, मतलब एक ही समान वस्तुओं को अलग अलग समूह में रख सकते हैं। किस आधार पर? उसके आधार बदल जाने पर। जैसे रबड़ की गेंद, बल्ला, रस्सी, समतल दर्पण। यहाँ पे 3 प्रकार के, एक तो बल्ला है जो लकड़ी का बना है, रबड़ की गेंद है, रस्सी है जो कपास या कुछ भी जूट से बना है, समतल दर्पण है जो कांच से बना है। देखो, अगर मैं इसको एक ही समूह किस आधार पर रख रहा हूँ, तो खेलने में उपयोग है इन तीनों का, इसलिए मैं इसको एक ही आधार पर रख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने इस समूह का गुणधर्म या इस समूह का आधार लिया है कि खेलने में उपयोग। तो यहाँ पे हम लोग आधार के आधार पर वस्तुओं को अलग अलग समूह में बांट सकते हैं। इस प्रकार किसी एक गुण में समानता के आधार पर बनाए गए समूह को समूहीकरण या समूह बनाना कहते हैं। याद रहेगा। देख सकते हैं, दुकानदार के उदाहरण में बताया था शुरू में, वही देख सकते हैं। दुकानदार जितने भी खाने की वस्तुएं हैं उसको एक तरफ रखते हैं, जैसे बिस्किट, चॉकलेट, ब्रेड आदि। तो ये बिस्किट, चॉकलेट, ब्रेड, ये सब का गुण क्या है? ये सब खाने का है। वैसे ही दलहन वाले चीज़ों को, जैसे दाल, उड़द दाल, तिंवर दाल, चना दाल, सबको एक जगह रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब दाल है। तो यहाँ पे वो समूह बना रहा है ना, अलग अलग समूह में रख रहा है। समूह में अलग अलग रख रहा है तो कोई ना कोई आधार, कोई ना कोई समानता के आधार पर रख रहे हैं। तो ये समानता उस समूह का गुणधर्म कहलाते हैं। तो मुझे लगता है गुणधर्म अब समझ आएंगे, समूहीकरण समझ आया होगा। तो इसी प्रकार समूहीकरण आप वस्तुओं की कर रहे थे, इसी प्रकार समूहीकरण जीवों के भी किया गया। तो जीव तो भैया पृथ्वी में लाखों है, तो लाखों जीवों को हम लोग किस प्रकार समूहीकरण करेंगे? अलग अलग जाति में तो बांट दिया। हाँ, मनुष्य जाति अलग समूह, और बिल्ली जाति अलग समूह, कुत्ता जाति अलग समूह, घोड़ा जाति अलग समूह, और शेर अलग समूह, ऐसे तो बांट दिए। लेकिन ऐसी जाति भी तो लाखों है, तो कैसे अध्ययन करेंगे अलग अलग जाति का? इसलिए सजीवों को भी समूहीकरण करने का प्रयास किया गया। सजीवों के भी समूहीकरण या वर्गीकरण करने का प्रयास किया गया। ये प्रयास बहुत सारे थे, तो अलग अलग प्रयास किए। ऐसे नहीं है कि एक ही जने कोई वैज्ञानिक प्रयास कर दिए तो सफलता मिल गया, बहुत प्रयास करना पड़ा, तब धीरे धीरे इसमें सफलता मिला। तो देख लेते हैं कौन कौन सभ्य से शुरुआत में प्रयास किए। तो सबसे पहले अरस्तु आया। अरस्तु ने जीवों के आवास के आधार पर समूहीकृत किया कि वे कौन से आवास में रहते हैं। आवास मतलब जहाँ जीव भोजन ग्रहण करते हैं, प्रजनन करते हैं, जहाँ सुरक्षित रहते हैं, उसका क्या बोलते हैं? आवास। तो अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने जीवों को उसके आवास के आधार पर समूहीकृत किया। जैसे जलीय एवं स्थलीय जीव समूह। जलीय जो जल में रहते थे उन जीवों को अलग बांट दिया, जलीय समूह, और जो स्थल में रहते थे उनको बांट दिया अलग में, स्थलीय जीव समूह। उसके बाद एक वैज्ञानिक आया, जॉन रे। ये जांच रे लिखा गया है, आप लोग समझ लेना, जॉन रे। एक वैज्ञानिक आया जॉन रे, उसने 1686 में पौधे के बाह्य लक्षण के आधार पर वर्गीकरण किया। जॉन रे ने 1886 में पौधों के बाह्य लक्षण के आधार पर उसका वर्गीकरण किया था। याद रखना, जॉन रे ने पौधों के बाह्य लक्षणों के आधार पर उसका वर्गीकरण किया था। इसके बाद एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक आया, कैरोलस लीनियस। इसका नाम याद रखना पड़ेगा, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने फूलों में नर एवं मादा अंगों की उपस्थिति व संख्या के आधार पर उसका समूहीकरण किया, वर्गीकरण किया, जिसे हम लोग बोलते हैं लैंगिक वर्गीकरण। क्योंकि नर एवं मादा अंगों के मतलब लिंग के आधार पर उसका वर्गीकरण किया, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं लैंगिक वर्गीकरण। और इसका विवरण हमें कहाँ से मिला? तो 1735 में सिस्टेमा नेचुरे नामक पुस्तक प्रकाशित हुआ, जिसको कैरोलस लीनियस लिखा था। उसके आधार पर हमें इसके बारे में पता चला। उसने पूरे जीव जगत को 2 जगत में बांट दिए। पहला था पादप जगत, जिसमें पूरे पेड़ पौधे आए, और दूसरा था जंतु जगत। तो इस प्रकार कैरोलस लीनियस ने लैंगिक वर्गीकरण एवं पादप एवं जंतु जगत में बांटे हैं, लैंगिक वर्गीकरण के आधार पर। याद रखना भाई, प्रश्न पूछ सकते हैं।
तो अब देखते हैं पदानुक्रम। तो कैरोलस लिनियस ने वर्गीकरण किया पादप जगत, जंतु जगत। उसके बाद उसने उसी के आधार पर एक पदानुक्रम शब्द का प्रयोग किया था। पदानुक्रम प्रक्रिया वह है जिसमें जीवों को उनके गुणों और विकास के आधार पर एक निश्चित श्रृंखला के अंतर्गत विभिन्न समूहों में व्यवस्थित किया जाता है। इसका उदाहरण हम लोग जब मनुष्य का देखेंगे तब हम लोग को समझ आएगा कि पदानुक्रम क्या है। इसमें अलग अलग समूह में बांटते जाते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ एक विद्यार्थी हो गया। अब विद्यार्थी तो कौन से क्लास का विद्यार्थी, तो कक्षा ना क्लास 9 के विद्यार्थी। अब क्लास 9 तो कौन, लड़का की लड़की तो लड़का। ऐसी अलग अलग समूह में बांट रहे हैं ना, ऊपर से लेकर नीचे तक हम लोग। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, पदानुक्रम। उसके विकास के आधार पर जीवों को बांटते हैं। तो मनुष्य के पदानुक्रम हम लोग देखते हैं, यही पता चल जाएगा।